हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न विथ हेडू फंडा। फ्रेंड्स, मैं लेके आ गया हूँ फिर से वही टॉपिक वाली जो क्लास चल रही थी। तो टॉपिक नहीं, आपको पूरा एक सिलेबस कराया जाएगा। जैसे आज हिस्ट्री को मैं लेके आया हूँ, तो हिस्ट्री का इसमें जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं लूसेंट और स्पीडी मिला के मैं सब आपको देने की कोशिश करूँगा। और धीरे धीरे मतलब अपना जो काम चलता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जिससे आपको काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा, मैं करा दूंगा। और आप खुद से भी तैयारी कर ही रहे हैं, तो थोड़ा मेरा एफर्ट और काफ़ी आपका एफर्ट दोनों मिल के मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा हम दोनों को ही। तो बस आप लोग लगे रहिएगा और इस वीडियो को देखिएगा जितना, क्योंकि फैक्ट है, इसमें समझाना कुछ नहीं है एक बहुत। क्योंकि आपने देखा ही है कि रेलवे कैसे क्वेश्चन पूछता है, वन लाइनर क्वेश्चन एकदम फैक्ट रहते हैं। तो वही फैक्ट मैं लेके आया हूँ लूसेंट और स्पीडी के दोनों को मिला के, जो जहाँ से इंपॉर्टेंट मुझे चीज़ें लगी हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हमारी। बस चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। ये सिर्फ आप ही लोग के लिए किया जाता है ये सब चीज़ें। तो आप अगर देखेंगे लाइक नहीं करेंगे तो फिर उसमें क्या फ़ायदा रहेगा, ऐसा लगेगा जैसे सब वेस्ट जा रहा है हम लोगों का मेहनत। जो देखते हैं क्या रहने वाला। क्वेश्चन नहीं है, बस वैसे ही लूसेंट और स्पीडी का मिला के मैंने फैक्ट तैयार किया है। एंशियंट हिस्ट्री, फिर ऐसे मिडाविल, फिर आपका मॉडर्न आएगा, ऐसे कवर करा जाएगा। फिर ये खत्म हो जाए, फिर साइंस करा दूंगा, जो जो मेजर टॉपिक है जिसमें जैसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपका ये हो गया, हिस्ट्री हो गया, फिर साइंस से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और ऐसे कोशिश करूँगा कि करंट अफेयर्स का भी ला के दे दूँ आपको, ताकि आपको काफ़ी कुछ अपने तैयारी कर ही रहे हैं और हम लोग का थोड़ा एफर्ट लग जाएगा तो काफ़ी आपका बूस्ट हो जाएगा स्कोर, और एक आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। कहा गया क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नहीं मतलब वही है अपना टॉपिक जो पढ़ाया जा रहा है उसी में से। ऋग्वेद, ऋग्वेद का अब थोड़ा सा होगा, फिर इसको ऐसे यजुर्वेद, सामवेद, ऐसे ही थोड़ा एक सीक्वेंस चलता रहेगा। ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो ऋग्वेद जो है आपका सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। दूसरा क्या है, इसके संलग्न करता है, मतलब इसको किसने बनाया लिखा है, तो वो है वेद व्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या कितनी है, ये बहुत इजी फैक्ट है, पर एग्जाम में ऐसे फैक्ट लिए जाएंगे और हो सकता है एग्जाम में कभी कन्फ्यूजन भी होता है चीज़ों से देख के। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। कौन कौन सा, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद अगर में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यानी कि अगर सीक्वेंस में अरेंज करने को बोल दिया तो सबसे नया वाला कौन सा है, तो एकदम सीक्वेंस है आपको क्रोनोलॉजी इस पे ऑर्डर पे। सबसे पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद और लास्ट में अथर्ववेद। तो आपको याद क्या क्या रखना है, सबसे प्राचीन और जो ग्रंथ है हमारी धार्मिक ग्रंथ, वो कौन सा है, ऋग्वेद हो गया। इसको किसने लिखा था, माना ऐसा जाता है कि वेद व्यास ने। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं। 1028 सूक्त हैं। कितने, 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वाले क्या बोलते हैं, होत्री कहते हैं। ऋग्वेद को पढ़ने वाले को, जो ऋग्वेद पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं, उस आदमी को जो पढ़ता है होत्री कहते हैं। वेद से आर्य के वेद से आर्य के प्राचीन राजनीतिक, मतलब वेदों के बारे में पढ़ेंगे तो इसमें क्या पता चलेगा, वेद जितने भी हैं इनको पढ़ने से क्या पता है, आर्य के प्राचीन राजनीतिक प्रणाली, मतलब आर्यों की जो राजनीतिक प्रणाली थी वो कैसी थी, किस हिसाब से चलता था शासन उनका, और उनके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है हमें। तो यहाँ पे याद रखते हैं पॉइंट कौन कौन से हो गए। सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ आपका हो गया ऋग्वेद। उसके बाद इसके संलग्नकर्ता कौन है, ये हो गए। वेदों की संख्या 4 होगी क्रोनोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं आपके। और मंडलों में बताया गया कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मंडल, उसको भी मैंने बताया है, तो अभी अगले साइड में मिलेगा आपको। ऋग्वेद जो पढ़ता है उसको होत्री बोलते हैं। और ऋग्वेद में बताया गया क्या बताया गया, तो ऋग्वेद में बताया गया कि प्राचीन जो आर्यों की प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था थी, उनकी राजनीतिक प्रणाली थी, अर्थव्यवस्था कैसे चलाते थे अपना शासन प्रणाली, उसके बारे में बताया गया है ऋग्वेद में। अगला देखते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में बताया कि 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं उसमें। तो तीसरा जो मंडल है आपका थर्ड में, उसे क्या बताएगा, सूर्य देवता को समर्पित क्या है, प्रसिद्ध गायत्री मंदिर। सूर्य देवता को समर्पित किया गया है गायत्री मंदिर। वो किस में है, गायत्री मंत्र, ये है आपका तीसरे मंडल में। 9वें मंडल में क्या बताया गया है, 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। तो पूछा गया बहुत बार एग्जाम में कि जो आपका गायत्री मंत्र है, ये पहले पूछ लिया गया कई बार, ये कि किस वेद में बताया गया, तो गायत्री जो मंत्र है आपका वो ऋग्वेद में है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर इसके अंदर पूछेगा तो हो सकता है पूछे कौन से मंडल में, तो आपको याद रखना तीसरा मंडल है ये। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र और 9वें मंडल में सोम देवता। और इसके 10वें मंडल में 3 मंडल इंपॉर्टेंट है, तीसरा, फिर 9वां और 10वां। यही बार पूछा भी गया है, आपने एग्जाम दिया तो आपको पता भी होगा, इस तरह क्वेश्चन ऐसे ही बनते जाते थे। 10वें मंडल में चारों वर्णों का जिक्र किया गया, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 जो वर्ण हैं ये किसमें बताया गया, आपके 10वें मंडल में बताया गया है। तो आपको याद है क्या क्या रखना है इसमें,
तीसरे मंडल में सूर्य देवता, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा कई बार बोल दूं मैं खुद ही, आप सुन सुन के थोड़ा आपको याद हो जाए यहीं पे। तीसरे में गायत्री मंत्र, नौवें में सोम, और 10वें में क्या है, चारों वर्णों के बारे में, मतलब कि कौन कौन से वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये कौन से 10वें मंडल में ऋग्वेद के बताया गया है। अब देखते हैं, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख किया गया है, बताया गया, मतलब इंद्र के लिए सबसे ज़्यादा उसमें बताया गया है, 250 बार उनकी ऋचाएँ हैं, और अग्नि के लिए 200। तो पूछा गया बहुत बार एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा किसके लिए है, तो सबसे ज़्यादा आपका है जो इंद्र के लिए है, 250 बार। वामन अवतार आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, कुछ सीरियल पर देखते होंगे अगर आप, तो वामन अवतार के बारे में बताया गया। तो वामन अवतार के 3 पग इसमें ये होता है, आपने थोड़ा बताना चाहूँगा आपको, जैसे भगवान जो रहते हैं, भगवान कृष्ण, ये इसके ब्राह्मण के भेष में जाके एक राजा बलि रहते हैं, उनसे चले जाते हैं उनके पास और बोलते हैं कि बस दान चाहिए। तो वो बहुत ही बड़े दानी रहते हैं, तो बोलते जो चाहिए आप मांग ली, बस कह रहे 3 पग चाहिए। 3 पग, तो उनको लगता है कि 3 पग मांग के मेरे इंसल्ट कर रहा है ये, क्योंकि उतने बड़े राजे से कोई बोले 3 पग जमीन चाहिए, तो 3 पग जमीन के लिए क्या होगा, पर उनको नहीं पता रहता है कि ये कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान है। तो कहते ठीक है, चलिए 3 पग नाप लीजिए जहाँ तक हो जाएगा। तो 3 पग वो भगवान रहते हैं, पहले पग में नापते तो पूरी पृथ्वी होती है, दूसरे में पूरा ब्रह्मांड आ जाता है, तीसरे में कहते हैं अब तो जगह ही नहीं है, तो कह रहे मेरा जो अब शरीर बाकी है, यही से एक बाकी रह गया है मेरा, इसको नाप लेते। बस ऐसे ही है कुछ। तो ये बताया गया है वामन अवतार के, वामन मतलब कि ब्राह्मण अवतार के जो 3 पग जो बताए गए हैं, ये ऋग्वेद में ही मिलता है। तो आपको देखिए ऋग्वेद से कितने कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट निकले हैं आपको। तीसरे मंडल में आपका समर्पित है किसको, सूर्य देवता, गायत्री मंत्र। 10वें में है, 9वें में सोम देवता का उल्लेख किया गया है। 10वें में आपको 4 वर्णों का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और बताया गया है इसमें कितने मंत्र किसके किसके लिए है, तो 250 बार उल्लेख किया गया है, मंत्रों का उल्लेख किया गया किसके लिए, इंद्र के लिए, 200 बार अग्नि के लिए, और वामन अवतार के 3 पग का उल्लेख भी आपको ऋग्वेद में मिलता है। पिछला स्लाइड एक बार थोड़ा रिकॉल करा दूं, ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। इसके जो माना जाता है, जो रचयिता माना जाता है वेद व्यास को, वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसमें 10 मंडल है, जिसमें 3 मंडल इंपॉर्टेंट बता ही दिया मैंने। 1028 सूक्त है। ऋग्वेद को जो पढ़ता है उसको होत्री बोलते हैं। और जो ऋग्वेद इसमें बताया क्या गया है, बेसिकली इसमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली, शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था उनका कैसा था, कैसे सब मैनेज करते थे उस टाइम पे, इसके बारे में बताया गया है। 250 बार इंद्र के लिए और 200 बार अग्नि के लिए। 9वें में सोम देवता, 10वें में आपका चारों वर्ण, और तीसरे में सूर्य देवता समर्पित गायत्री मंत्र, और 3 पग का उल्लेख भी आपका वामन अवतार के ऋग्वेद में ही मिलता है। ये हो गया आपका ऋग्वेद से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे वो मैंने लाया आपके लिए। अब क्या है, यजुर्वेद। ऋग्वेद के बाद से दूसरा कौन सा है, पहले ऋग्वेद आया, फिर उसके बाद यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या बताया गया है, यजुर्वेद जो है आपका गद्य और पद्य दोनों में पूछा गया एग्जाम में, कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में मिलता है, तो ये आपका है यजुर्वेद। इसके बाद क्या है, इस वेद में मंत्रों एवं बलि के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है, मतलब कोई बलि हो रहा है या फिर कोई पूजा पाठ हो रहा है तो वहाँ पे कौन कौन से नियम होने चाहिए, किस हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि आजकल भी अभी भी अगर पूजा होता है तो उसमें कुछ नियम होते हैं कि ऐसा बैठना है, ऐसा ऐसा ये चीज़ होना चाहिए, तो वो सब इसमें बताया गया था, यजुर्वेद में बताया गया था। तो एकमात्र ऐसा वेद है जो दोनों भाषाओं में, यानी कि गद्य और पद्य दोनों काव्य शैलियों में है, और इसमें मंत्रों एवं बलि के समय में जो नियम कानून होते हैं, जो अवधारणाएं होती है, उसको फॉलो करने के लिए बताया गया है। इसको जो पाठ करता है, इसके पाठकर्ता को, यानी कि जो इसको पढ़ता है, जैसे उसको होत्र बोलते थे ऋग्वेद वाले, तो इसमें क्या बोलते हैं, अधर्व्यु। अधर्वयु कहते हैं किसके, इसके पाठकर्ता, जो इसकी पढ़ाई करता है या फिर जो इसको पढ़ता है। तो याद क्या रखना है आपको, गद्य पद्य दोनों में है। इसमें मंत्र के बारे में, जादू टोने में मंत्र और बलि के समय में जो नियम कानून होते हैं वो सब बताया गया है। इसके जो पढ़ने वाले को अधर्व करते हैं, जबकि उसको होत्री बोलते थे। चलिए देखते हैं अगला, सामवेद। 2 वेद हो गया आपका, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अब हो गया तीसरे नंबर पर सामवेद। सामवेद में क्या बताया गया, भारतीय संगीत का जनक बोलते हैं इसे। भारतीय संगीत जो है, इस माना जाता है कि इसी से ही भारतीय संगीत का जनक मतलब जन्म हुआ है, यही जो है उसका बेस है। तो ये आपका, इसको पढ़ने वाले क्या बोलते हैं, उद्धात्री। उद्धात्री जो है इसको बोलते हैं। पहले वाले को होत्री, फिर अधर्व, और तीसरे वाले को, सामवेद को पढ़ने वाले को उद्धात्री कहते हैं। और पूछते कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है या फिर कहा गया है, तो आपका होगा सही आंसर सामवेद। लास्ट देखते हैं, सबसे नया पूछ दिया, सबसे नया कौन सा है, सबसे पुराना पूछेगा तो ऋग्वेद, और सबसे नया पूछ दिया अगर तो ये होगा आपका अथर्ववेद। इसमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, ये शाप मतलब कि नहीं होता है, एक आशीर्वाद होता है, उसका अपोजिट शाप होता है, तो शाप, वशीकरण, आशीर्वाद,
ये सब जो होते हैं विवाह, पता नहीं क्या है, विवाह, प्रेम आदि के विषयों का उल्लेख मिलता है। यानी कि इसमें जादू टोना तंत्र मंत्र शाप अभिशाप और जितने भी प्रेम विवाह ये सब जितने भी चीज़ें होती थी उस समय, इस सब का उल्लेख किसमें बताया गया है? औषधि क्या होता है, उपचार क्या होता है, अनुसंधान, ये सब चीज़ जो है आपका अथर्ववेद में बताया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम पूछा भी गया था बहुत बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। अथर्ववेद जो है कन्या के जन्म की निंदा करता है, यानी कि कन्या का जो जन्म होता है इसकी निंदा कौन करता है, किस वेद में बताया गया है? तो ये आपको बताया गया है अथर्ववेद में। इसमें सभा और समिति, प्रजापति की दो पुत्रियों का उल्लेख किया गया है। माना गया इसमें कि जो सभा और समिति थी, ये प्रजापति जो थे उनकी दो पुत्रियां थीं। तो फ्रेंड्स ये सब थे आपके जितने वेद हैं, चारों वेद के बारे में बताया गया है। पहला वेद आपका ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद बता ही दिया था मैंने बहुत सारे, उसमें 250 बार इंद्र का जो मंत्र बोल सकते हैं, उनकी ऋचाएँ हैं। 200 बार अग्नि के लिए है। 10 मंडल, इसमें 3 मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला से 10वें नंबर पर देख लिया जाए तो चारों वर्णों के बारे में बताया गया है। तीसरे में आपको सूर्य देवता समर्पित है, उसमें गायत्री मंत्र बताया गया है। और उसके बाद जो है आपका 9वें में सोम देवता के बारे में बताया गया है, और उसको जो पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं? होत्र बोलते हैं। उसके बाद अगर बात करें ऋग्वेद के बाद से, और यजुर्वेद आपका गद्य और पद्य दोनों में है, उसके बाद उसको क्या बोलते हैं? अधुर बोलते हैं। और इसमें क्या बताया गया है? मंत्र एवं बलि के समय पे जो नियम कानून होते हैं उसके बारे में बताया गया है। बाकी बता ही दिया है सब, इसमें कुछ छूट तो नहीं रहा इस वाले में। चारों वर्णों को बता दिया। 3 पग, वामन अवतार के 3 पगों का व्याख्या भी किसमें बताया गया है? ऋग्वेद में ही बताया गया है। और एक बार देख लेता हूँ फिर से, कुछ इसमें छूटे ना। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त है, इसमें पढ़ने वाले होत्री कहते हैं। इसमें क्या बताया गया? मेन जो बेसिकली डिपेंड है किस चीज़ पे, तो ये राजनीतिक प्रणाली पे आर्यों की। और हो गया आपका यजुर्वेद। इसके बाद से सामवेद, ये भारतीय संगीत का जनक इसे बोला जाता है इस वेद को, और इसके पढ़ने वाले को दात्री बोलते हैं। अथर्ववेद सबसे नया वेद है, मतलब सबसे लास्ट का वेद है। तो इसमें क्या बताएगा? जादू मंत्र, टोना हो गया आपका, तंत्र मंत्र, बाकी औषधि उपचार, बीमारी रोग, ये सब जितने भी बताए गए हैं, आशीर्वाद साप, ये सब इसी में मिलते हैं आपके। और इसमें कन्या, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें कन्या के जन्म को निंदा की गई है, मतलब कन्या की जन्म होती है इस बात की निंदा की गई। कौन से वेद में? अथर्ववेद में। और इसमें बताया गया कि प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, जिनका नाम सभा और समिति था। तो फ्रेंड्स ये सारे जो थे आपके वेद के बारे में थे। मुझे नहीं लग रहा कि इससे बाहर कुछ वेद का क्वेश्चन अभी तक पूछा गया होगा, पर वो दूसरा एग्जाम होगा। यहाँ पे फिलहाल जो रेलवे का एग्जाम होता है इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन बने होंगे, आपने देखा भी होगा और आपको पता भी होगा सब चीज़ें। अब देखते हैं आगे। वेदों को भली भांति समझने के लिए, मतलब वेद को समझ के, वेद पढ़ना इतना आसान नहीं है, उसको समझना भी इतना आसान नहीं है। इसको वेदों को भली बात समझने के लिए, भली बात समझने के लिए वेदांग की रचना हुई है। किसकी रचना? वेदांग। वेदांग मतलब उसका छोटा सा हिस्सा है, वेदांग की रचना होती हुई है। इसमें क्या है? इसमें बताया गया जो शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद है, यानी कि 6 चीज़ें हैं इसमें। इनको अगर पढ़ लेंगे आप तो वेदों को समझने में क्या होती है? बहुत आसानी हो जाती है। उसको जो बताया गया उसमें बेसिकली क्या क्या पॉइंट है, उसमें क्या किस सेंस में कहा गया है, वो सब बहुत चीज़ें अच्छा आसानी से आप समझ सकते हैं अगर आपको शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद का बहुत अच्छा ज्ञान हो जाए तो। इसलिए पहले वेदों को समझने के लिए आपको क्या है? वेदांग की रचना हुई है। यानी कि ये समझ सकते हैं कि किसी बड़े बुक को पढ़ने से पहले आप थोड़ा बेसिक पढ़ने के लिए छोटे छोटे बुक का सहारा लेते हैं, तो वैसे समझ सकते हैं कि अगर ये सब आपको पता है तो वेदों को समझना आपको आसान हो जाएगा, पढ़ना समझना दोनों ही। तो आपको याद रखना है कि 6 चीज़ें हैं। वेदांग की संख्या कितनी हो गई? इस हिसाब से वेदांग की संख्या हो गई 6। में थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ कि बड़ा डार्क कलर हो गया है ये। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये आपको याद रखना। पूछ सकता है कि कौन सा है इसमें, तो ये शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद और कल्प और ज्योतिष, ये चार हैं। बाकी थोड़ा सा इसमें अलग अलग क्या है आपका? शिक्षा, ज्योतिष आपको पता ही है, शिक्षा पता ही है, छंद पढ़े ही होंगे, व्याकरण पढ़े होंगे, तो 4 तो ये हो गए आसानी से याद होने वाले। बाकी कल्प और निरुक्त 2 जो है थोड़ा सा अलग है। 3 को याद करेंगे, 2-3 आप पढ़ेंगे सुनेंगे। अब मैं 1-2 बार फिर रिवीजन करा दूंगा, अभी इसको याद हो जाएगा। पुराणों की संख्या, ये तो हो गए वेद खत्म हो गया पूरा। और देखते हैं पुराणों की संख्या कितने बताया गया? 18 बताया गया। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। मुख्य रूप से मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण और एक है भागवत पुराण। ये पता नहीं क्या विषय है, इसको छोड़ दीजिए। तो मेन क्या कौन सा है आपका? मत्स्य, वायु, ब्राह्मण और भागवत। बाकी है तो ऐसे 18, पर जो मेन है इसमें ये सिर्फ 4 ही है जिससे क्वेश्चन बना है और पूछा भी गया है बहुत बार। तो मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। और पुराणों की संख्या कितनी? 18।
मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। क्या मत्स्य पुराण बताया मैंने, चार जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से मत्स्य पुराण जो है सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है। पुराण संख्या 18, उसमें चार जो इंपॉर्टेंट है आपका मत्स्य हो गया, वायु पुराण आपका, उसके बाद से क्या था, मत्स्य हो गया, वायु हो गया, ब्राह्मण और फिर विष्णु, और उसमें भी मत्स्य जो है सबसे प्राचीन और प्रमाणिक सबसे ऑथेंटिक माना गया इसे। स्त्री एवं शूद्र, अगला पॉइंट देखते हैं, अगला फैक्ट क्या है, स्त्री एवं शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, यानी कि वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वह भी पुराण सुन सकते थे। यानी कि ऐसा था कि पहले हमें पता ही है कि जो स्त्री और शूद्र मतलब बहुत इनको दर्जा नहीं दिया गया था, किसी चीज़ की इक्वल राइट बिल्कुल भी नहीं था आज की तरह। तो उनको क्या थी, वेद पढ़ने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं थी, पर पुराण सुन सकते थे। वो पुराण कोई पढ़ रहा है, पंडित ही पढ़ते थे, तो पंडित अगर पढ़ रहा है तो वहाँ पे बैठ के कहीं किनारे सुन सकते थे, पर उनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो अब याद रखना कि स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, पर पुराण सुन सकते थे वो। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति, स्त्री की सबसे ज़्यादा मतलब बुरी स्थिति किसमें बताई गई है, एक है मैत्रेयी संहिता। एग्जाम में पूछा गया है ऐसे ही, आपसे गिरी हुई स्थिति, तो ऑप्शन में दे देगा, एक ऑप्शन आपको ये भी मिलेगा उसमें, मैत्रेयी संहिता। तो स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मतलब सबसे मतलब बताया गया कि इसमें मतलब स्त्रियों को बहुत ही ज़्यादा डाउनग्रेड करके दिखाया गया कि ऐसी थी, मतलब जैसे जुआ शराब होता था उस तरह से इनको ही मान लिया गया था, एक तरह का क्या बोलते हैं व्यसन मान लिया, बुराई मान ली गई थी। तो सबसे गिरी स्थिति किसे बताया गया, मैत्रेयी संहिता में। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है, पूछा गया एग्जाम में। शतपथ ब्राह्मण जो है इसमें जो है आपका स्त्री बताया गया है, जी स्त्री को उसमें पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, कि मतलब पुरुष की अर्धांगिनी होती है स्त्री। तो किसमें बताया गया, शतपथ ब्राह्मण में। जब से यहाँ पे देखिए कितने बड़ी बात बताई गई है कि अर्धांगिनी होती है पुरुष की, और यहाँ पे जो है सबसे गिरी स्थिति में बताया गया है उसका मैत्रेयी संहिता में। तो शतपथ ब्राह्मण सबसे अच्छे के लिए स्त्री के, और जो आपका है कौन सा हो गया, मैत्रेयी संहिता, इसमें सबसे गिरी स्थिति। बाकी आपको मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक है, और पुराने स्त्री और शूद्र को वेद पढ़ने की छूट नहीं थी, यानी कि उनको अनुमति नहीं थी, बाकी पुराण सुन सकते थे। एक बार इसमें देख लीजिए, शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, और ज्योतिष, कल्प और निरुक्त हो गए 6 ये हैं। बाकी आपको मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण और भागवत, ये पुराण हो गए आपके। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से। अब देखते हैं पुराण किस पुराण में किसके संबंध में बताया गया, कौन से वंश के बारे में। तो कुछ कॉमन जो है आपके, विष्णु पुराण का संबंध किससे, मौर्य वंश से, याद रखना है, पूछा गया एग्जाम में। मत्स्य पुराण का संबंध किससे, सातवाहन से, जबकि वायु पुराण का संबंध है गुप्त वंश से। वायु पुराण गुप्त वंश, विष्णु पुराण मौर्य वंश, और मत्स्य पुराण सातवाहन। याद रखना है, मत्स्य सात, वायु गुप्त याद कर सकते, कैसे भी याद करें आप, रिलेट करके किसी चीज़ के अगर कर पा रहे तो। विष्णु हो गए आपके मौर्य के, मान सकते कि विष्णु भगवान होते हैं मौर्य पे बैठते हैं, ऐसे कुछ याद कर सकते हैं। विष्णु भगवान मौर्य पे, मछली मारने के बाद वाहन में लेके जाएंगे, 7 वाहन में भर के लेके गए, इतना मछली मारा गया। मत्स्य मतलब मछली होता है, पता ही होगा आपको, मत्स्य, उसको वाहन में लेके गए। और बाकी वायु जो होती है, वायु गुप्त बातें जो होती है, हवाओं में भी फैलती रहती है, हवाओं में भी सुन, क्योंकि बोला जाता है ना, हवा दीवालों के कान होते हैं, वैसे बोलते कि हवाओं के भी कान होते हैं। तो गुप्त वंश वायु पुराण। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र, सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र इसमें हुआ है, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है, एक हाथी गुम्फा अभिलेख, उसमें जो है आपका इसका जिक्र किया गया भारतवर्ष का। हाथी गुम्फा अभिलेख याद रखना है, इसमें भारतवर्ष का। सत्य प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, सत्य प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य जो है किसमें मिलता है, एरड़ अभिलेख में। एरड़ अभिलेख। आप अगर आपको कुछ चीज़ें न समझ में आए तो आप कमेंट में बोल सकते हैं कि सर ये नहीं समझ में आया, या फिर जो भी आपको कुछ क्वेरीज हो तो मैं उसको कोशिश करूँगा बताने के लिए। और बाकी जो है आप ये सब याद रखिएगा, अगर नहीं याद है आपको तो नोट डाउन कर सकते हैं आप, जैसे जो पॉइंट आपको नया दिखने को मिल रहा है, या फिर कुछ ऐसा है जो भूल सकते हैं, अभी याद है, हो सकता है कुछ समय में भूल जाए, तो उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स। ये हो गया आपको। तो सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किसे मिलता है, एरड़ अभिलेख में। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र होता है हाथी गुम्फा। और विष्णु मौर्य पे आते हैं, मछली मार लिया गया तो वाहन में लेके जाएंगे, तो 7 वाहन। और जो बातें होती है वो गुप्त होती हैं, तो वायु होती है। वायु में भी बातें जो होती हैं, मतलब दीवारों के कान होते हैं, तो समझ लीजिए कि वायु की भी पहचान होती है, वायु से भी पहचान जाता है कि इसमें कुछ बात कुछ रिलेट कर सकते हैं आप। तो ये हो गया आपका। बाकी अगला देखते हैं पॉइंट, प्राचीनतम सिक्के जो थे, प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के, क्या इसका नाम पूछा गया, आहत।
मत, क्योंकि आहत इसलिए कि इसको पीट पीट के बनाया जाता, तो आहत मतलब कि नहीं आहत करना, किसी को हर्ट करना, मारना। तो आहत सिक्के, और इसी को साहित्य में क्या बोला गया है, कशार्पण, ये वाला शब्द रहेगा, कशार्पण कहा गया है। तो प्राचीनतम जो सिक्के थे उनको बोलते हैं आहत सिक्के, और उसी को साहित्यिक भाषा में थोड़ा सा कशार्पण सिक्का कहा गया है। सिक्कों पर लेख लिखने का काम जो शुरू किसने किया था, यवन शासकों ने शुरू किया था। सिक्कों पर लेख लिखने का काम, याद रखना, सिक्कों पर लेख लिखने का काम किसने शुरू किया था, यवन शासकों ने किया था, लेख लिखना यवन, ठीक है। प्राचीनतम सिक्के जो थे उसको आहत और कशार्पण कहते हैं। साहित्य में, साहित्यिक भाषा में इसी सिक्के को क्या बोलते हैं, कशार्पण बोलते हैं। और सती प्रथा का पहला जो साक्ष्य मिलता है, लिखित साक्ष्य मिलता है एरड़ अभिलेख में। भारतवर्ष का जिक्र पहली बार कहाँ हुआ था, हाथीगुम्फा अभिलेख में। और पुराणों का संबंध किससे, विष्णु पुराण का संबंध, विष्णु मोर पर बैठ के आते हैं, मत्स्य मछली बहुत माले तो वाहन में उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे ही। बाकी वायु का संबंध गुप्त वंश से है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। समुद्रगुप्त की सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त जो उसके शासनकाल में जो सिक्के थे उस पर इनका बना हुआ था, वीणा बजाते हुए मुद्रा का फोटो उस पर लगा, फोटो मतलब उस पर मोहर लगी हुई थी। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो था बड़ा संगीत प्रेमी था। अब देखिए महत्वपूर्ण अभिलेख और उनके शासक, मतलब कौन सा अभिलेख में किस शासक के बारे में बताया गया है। हाथीगुम्फा अभिलेख, हाथीगुम्फा अभिलेख कलिंगराज खारवेल, मतलब हाथीगुम्फा अभिलेख जो है इसमें कलिंगराज खारवेल के बारे में बताया गया। और हाथीगुम्फा भारतवर्ष का जिक्र भी क्या है इसमें, हाथीगुम्फा अभिलेख में ही आपको देखने को मिलता है। और दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे हाथीगुम्फा अभिलेख से, पहले भारतवर्ष का जिक्र और दूसरा जो है आपका कलिंगराज खारवेल। और जूनागढ़ अभिलेख जो है आपका ये रुद्रदामन, रुद्रदामन का संबंध किससे है, आपका जूनागढ़ अभिलेख से। कलिंगराज खारवेल आपको होंगे हाथीगुम्फा से। ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख जो है आपका राजा भोज, क्योंकि भोज की नगरी बोला ही जाता है मध्य प्रदेश को। और भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, एक स्कंदगुप्त थे, और पता पढ़ा होगा इसके बारे में। तो उनका संबंध किससे था, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख से। मानसौर अभिलेख जो है इसका संबंध किससे, मालवा नरेश यशोवर्मन। कल्हड़, अब देखिए तो हो गए सारे आपके शासक, ये थोड़ा छूट गया क्या, अभी रुकी बताता हूँ। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से। फ्रेंड्स इसको याद करना है, इस पर कोई ट्रिक नहीं बन पा रही है, बाकी आप बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, और इसमें कुछ समझाना नहीं, बस आपको पूछ सकता है, ऐसे हो सकता है डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ दे किसका संबंध किस अभिलेख से, या फिर मैच कराने के लिए दे सकता है। तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि एनटीपीसी नहीं मतलब रेलवे जो भी एग्जाम कराती है उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। आपने देखा होगा एग्जाम में कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जहाँ पर आदमी के दिमाग में नहीं जाके ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है रेलवे। आपका जितना बड़ा है वैसे उनका एरिया भी बहुत बड़ा है। अब एक बार फिर रिवीजन करा देता हूँ। महत्वपूर्ण अभिलेख उनके शासन का, हाथीगुम्फा कलिंगराज खारवेल, जूनागढ़ रुद्रदामन, नासिक गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ आपका है समुद्रगुप्त, ऐहोल पुलकेशिन द्वितीय, ग्वालियर राजा भोज, भित्रिम जूनागढ़ स्कंदगुप्त, मानसौर मालवा नरेश यशोवर्मन। और मतलब ये 6-7 था, याद कर लीजिएगा इनको, थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ेंगे याद करेंगे तो याद हो जाएगा। अगला देखते हैं हम। अब देखते हैं कुछ ऐसे फेमस बुक्स थे, उनमें क्या बताएगा किसने लिखा है, तो देख लेते हैं अभी। कल्हड़, कल्हड़ की पुस्तक क्या नाम था, राज तरंगिणी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उसमें क्या बताया गया, कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया। तो पूछ सकता है कि, या पूछ सकता है डायरेक्ट ये कि कल्हड़ द्वारा रचित कौन सी पुस्तक, या फिर राज तरंगिणी किसने लिखा, या फिर मैच कराने के लिए सकता है। और भी पूछ सकता है कि इसमें किसके बारे में बताया गया, तो आपको क्या बताया गया, कश्मीर का इतिहास। चचनाम जो बुक है उसको अली अहमद ने लिखा है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का व्याकरण, अष्टाध्यायी नाम सुना होगा आपने। संस्कृत भाषा के व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है, पाणिनि। पाणिनि जो है अष्टाध्यायी जो संस्कृत भाषा की प्रथम व्याकरण पुस्तक मानी जाती है, उसके लेखक कौन है, पाणिनि है। इसका संबंध कौन सा है, मौर्य काल के पहले का इतिहास एवं राजनीतिक व्यवस्था के संबंधित है। यानी कि मौर्यकालीन जो था उसके पहले के बारे में बताया गया, उसमें क्या राजनीतिक व्यवस्थाएं थी इसके बारे में आपको अष्टाध्यायी में पढ़ने को मिलेगा। अगर पढ़ेंगे आप तो इसमें यही सब बताया गया है। ये संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण वाला पुस्तक था। इसको लिखे किसने है, वो लिखा गया है इनके द्वारा, पाणिनि के द्वारा। कात्यायन कोई गार्गी संहिता का संबंध किससे, ज्योतिष ग्रंथ से है। याद रखना है आपको, ज्योतिष ग्रंथ से संबंधित कौन सी संहिता है, गार्गी संहिता। किसके द्वारा लिखा गया है, कात्यायन द्वारा। पतंजलि पुष्यमित शुंग के
पुरोहित थे और इनके द्वारा रचित महाभाष्य से क्या मिलता है, शुंगों का इतिहास का जानकारी मिलती है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो पतंजलि हो जो है शुंग पुष्यमित्र शुंग के, क्योंकि शुंग वंश के थे ये पुष्यमित्र शुंग। पतंजलि का संबंध पुष्यमित्र शुंग से के समय से है, दरबार से है। और इनके द्वारा रचित जो पुस्तक है महाभाष्य है उसके बारे में क्या बताएगा, शुंगों के इतिहास, क्योंकि शुंग के बारे में थे, शुंग के समय में थे, तो शुंग के बारे में ही बताएंगे वो। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में कौन कौन थे, निर्याकस और आस्टिबुलस। ये सिकंदर के समय आने वाले कौन से लेखक थे। डाइमेकस, डाइमेकस होगा यहाँ पे, बिंदुसार के राज दरबार में आया था। कौन आया था, डाइमेकस जो है बिंदुसार के राज दरबार में आया था। डायनोसियस जो है आपका अशोक के समय में आया था। याद रखना है बस आपको कौन किसके समय में कौन सा जो राइटर आया था, लेखक आया था, या फिर जो भी बोलते हैं ट्रैवलर आया था। तो याद रखना है आपको, अशोक के समय में डायनोसियस, डाइमेकस बिंदुसार के समय में, मेगास्थनीज किसके समय में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। और इसने यह सेल्यूकस निकेटर क्या था, राजदूत था। और इसके द्वारा रचित पुस्तक कौन सी थी, इसके द्वारा रचित पुस्तक जो थी इंडिका। इंडिका बहुत बार पूछा गया इसमें। उसे मौर्यकालीन जो है उस चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो राज वहाँ पे कैसा चलता था, राजपाट कैसा था, वहाँ की व्यवस्था कैसी थी, इसके बारे में बताया गया है इंडिका में। तो मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसके द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका। बहुत बार पूछा गया है। फाहियान, फाहियान कब आया था, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। फाहियान जो चीनी यात्री था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था और इसने मध्य प्रदेश के समाज के बारे में बताया है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, जिसको विक्रमादित्य भी कहा गया है चंद्रगुप्त द्वितीय को, उनके समय में आया था और ये मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में बताया है उसमें। वेनसोंग हर्षवर्धन के समय में आया था। बहुत पूछा गया एग्जाम में ये सब क्वेश्चन कि किसके समय में कौन सा ट्रैवलर आया था, कौन सा यात्री आया था। तो आपको याद रखना वेनसोंग हर्षवर्धन, देख सकते हैं यहाँ पे ए भी हर्ष स्टार्ट है और ए भी हर्ष स्टार्ट, याद कर सकते हैं इस तरह से कुछ रिलेट करके आप। वेनसोंग हर्षवर्धन के समय में आया था। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में यानी द्वितीय के समय में आया था। अलबरूनी किसके समय में आया था, अलबरूनी जो आया था महमूद गजनवी के समय में भारत आया था। और उसकी पुस्तक का नाम क्या है, किताबुल हिंद या फिर तहकीक हिंद। किताबुल हिंद या फिर तहकीक हिंद अलबरूनी द्वारा रचित जो पुस्तक है, इसको बोला गया है भारत की खोज भी बोला गया इस पुस्तक को। तो किताबुल हिंद या फिर तहकीक हिंद की तहकीकात, आपको पता होगा तहकीकात करना मतलब कि खोज करना। तहकीक हिंद, किताबुल हिंद किसके द्वारा लिखे गया है, अलबरूनी के समय, किसके समय में आया था, महमूद गजनवी के समय में भारत में आया था। और ये कौन सी भाषा में लिखा गया है, पूछा गया, इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन। तो अरबी भाषा में लिखा गया है पुस्तक। इब्न बतूता पढ़ाओगे इनके बारे में भी, अरबी भाषा में लिखा गया। इसका भी पुस्तक क्या नाम है, रेहला। ये यात्रा वृत्तांत एक तरह का। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। लगभग 14वीं ईस्वी थी, 1498 के आसपास, 1398 के आसपास था। तो मान सकते हैं 14वीं। तो कौन से समय में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। इसके द्वारा रचित पुस्तक का नाम रेहला है और इब्न बतूता इसके राइटर है। तो याद रखना, इब्न बतूता, रेहला और मोहम्मद बिन तुगलक। अलबरूनी, महमूद गजनवी, किताबुल हिंद या फिर तहकीक हिंद अरबी भाषा में लिखा गया। ये भी अरबी भाषा में लैंग्वेज याद रखना है कौन से लैंग्वेज में लिखा गया था, क्योंकि पूछा गया कई बार। वेनसोंग हर्षवर्धन के समय में आया था। तारानाथ एक ये भी यात्री थे, तिब्बती लेखक थे एक तरह के। इन्होंने क्या लिखा है, कंग्युत्तर एवं तंग्युत्तर, ये दो ग्रंथ हैं इनकी, कंग्युत्तर और तंग्युत्तर। किसके द्वारा, तारानाथ के द्वारा। तारानाथ का जिक्र मिलेगा आपको आने वाले जैन और बौद्ध वाले में। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष मतलब अकाल। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष या फिर अकाल का जानकारी कौन से मिलता है, कौन से अभिलेख से, सहगौरा अभिलेख से आपका जो है इसका उल्लेख मिलता है, सहगौरा। दुर्भिक्ष का पहली बार जानकारी कौन से अभिलेख से, सहगौरा अभिलेख से। तारानाथ एक तिब्बती लेखक थे। कौन सी इनकी रचना है, कंग्युत्तर और तंग्युत्तर। चलिए मैं जल्दी से क्विक रिवीजन करा देता हूँ फिर से। इब्न बतूता, अरबी रेहला, मोहम्मद बिन तुगलक, अलबरूनी, महमूद गजनवी और किताबुल हिंद या फिर तहकीक हिंद, दोनों ने क्या लिखा है, अरबी भाषा में लिखा है। वेनसोंग हर्षवर्धन के समय में। फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था और मध्य प्रदेश के बारे में बताया गया है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य, देखिए कन्फ्यूजन नहीं होना, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त द्वितीय। ये मौर्य वंश था, ये गुप्त वंश, दोनों ही वंश अलग अलग, बस नाम थोड़ा चंद्रगुप्त सेम है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना कि मेगास्थनीज जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। इसकी जो लिखी पुस्तक है वो, उसका नाम क्या है, इंडिका है। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। डायनोसियस अशोक के समय में था और डाइमेकस बिंदुसार के समय में आया था। सिकंदर के साथ आने वाले कौन कौन थे, निर्याकस थे, निर्याकस और अस्टिबुलस था।
पतंजलि किसके समय में थे? पुष्यमित्र शुंग के समय में थे। इनके द्वारा जो लिखित पुस्तक है महाभाष्य, उसमें क्या मिलता है? शुंगों का इतिहास मिलता है। गार्गी संहिता में क्या मिलता है? आपका ज्योतिष ग्रंथ एक तरह के गार्गी संहिता, और ये किसने लिखा है? कात्यायन ने लिखा है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण पुस्तक है, किसके द्वारा लिखा गया? पाणिनि के द्वारा, और इसमें मौर्य वंश के पहले का जो टाइम था उसके बारे में बताया गया है। अब कुछ अभिलेख थे, इनके बारे में देख लेते हैं। ग्वालियर राजा भोज के, ग्वालियर वही है मध्य प्रदेश में, तो राजा भोज वहीं के थे। भीतरी और जूनागढ़ स्कंदगुप्त, मानसौर, आपका मानसौर मालवा नरेश, यशोवर्मन कल्हड़ के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? राज तरंगिणी, और इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। चचनामा अली अहमद द्वारा लिखा गया है। नासिक अभिलेख जो है उसमें गौतमी वल्सरी द्वारा लिखा गया है, उसमें बताया गया, लिखा नहीं मतलब उनमें बताया गया है। प्रयाग प्रशस्ति जो होती है, प्रयाग प्रशस्ति या फिर प्रयाग जो स्तंभलेख है, उसमें समुद्रगुप्त के बारे में, आईहोल द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय। और जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राज खारवेल, और हाथी गुम्फा में अभिलेख में ही आपका भारतवर्ष जिक्र हुआ है। महत्वपूर्ण वो तो हो गया। समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे उसमें इनके मुद्रा जो थी, इसके जो इनके समय में चलाए गए थे, उसमें क्या बताया गया है इसके बारे में? इनके नहीं थप्पा लगाया जाता था पहले मुद्रों पे, तो उस पर इनकी बीड़ा बजाते हुए इसको दिखाया गया है। विष्णुपुरा का संबंध मौर्य वंश से। मत्स्य मतलब मछली मार लिया तो सातवाहन मतलब वाहन में लेके जाएंगे। और वायु पुराण आप गुप्त वंश से संबंधित हो गया। हाथी गुम्फा बता ही दिया मैंने। सती प्रथा बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला एरड़ अभिलेख में मिलता है। प्राचीनतम सिक्कों को क्या बोलते थे? आहत या फिर कसारपड़। साहित्यिक भाषा में सिक्कों पर लेख लिखवाने का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? यवन शासकों ने किया था। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। स्त्री शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, पर पुराण को सुन सकते थे वो। स्त्री की सर्वाधिक गृह स्थिति किसे बताया गया? मैत्रेयी संहिता में शतपथ ब्राह्मण में बताया गया कि स्त्री जो होती है पुरुषों की अर्धांगिनी होती है। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना, जिसमें वेदांग 6 होते हैं। शिक्षा हो गया आपका, व्याकरण हो गया, ज्योतिष हो गया, और छंद हो गया। इसके बाद निरुक्त, और एक और कौन सा था आपका? कल्प। ये 6 है, याद करेंगे 2-3 बार याद हो जाएगा। पुराणों की संख्या 18 बताई गई, जिसमें 4 मुख्य कौन से? आपको मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, और भागवत और ब्राह्मण। छूट गया कुछ? मत्स्य, वायु, यहाँ पे मिला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ब्राह्मण और भागवत, विष्णु नहीं होगा। अब वेद के बारे में, वेद 4 होते हैं, पता ही था मैंने आपको स्टार्टिंग में ही। तो अथर्ववेद में क्या बताया गया? तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, शाप अभिशाप, विवाह, बाकी इसका से औषधि रोग उपचार, ये सब बताया गया है। और आपका अथर्ववेद जो है कन्या जन्म की निंदा करता है। अथर्ववेद में बताया गया है आपका कि प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, सभा और समिति। सामवेद, सामवेद को क्या बोलते हैं? सबसे नया वाला कौन सा है? सबसे नया आपका अथर्ववेद है। इससे पुराना या फिर बोल सकते हैं मतलब इसके बाद, इसके पहले वाला जस्ट पहले तो सामवेद है। सामवेद में भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है उसको, क्योंकि उसमें संगीत के बारे में बताया गया है। और इसको पाठ करने वाले क्या बोलते हैं? उद्धात्री बोलते हैं। बाकी अजुर्वेद, गद्य और पद्य दोनों में है। तंत्र मंत्र और बलि के टाइम पे जो नियम कानून होते हैं इसको बताया गया इसमें। और इसको पढ़ने वाले को अधुर्वेद बोलते हैं। चलिए इसको पहले, ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसके संलग्नकर्ता कौन है? संकलन करता है तो ये है आपके वेद व्यास। वेदों की संख्या 4 होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वाला ऋग्वेद हो जाएगा आपका, और सबसे नया वाला कौन सा हो गया आपका? अथर्ववेद हो गया। ऋग्वेद में कितने? 10 मंडल हैं आपके, 10 मंडल हो गया, 1028 सूक्त हैं। इसको पढ़ने वाले को होत्री बोलते हैं, याद रखना ये सब चीज़ें आपको। प्राचीन जो है आर्य, इसमें क्या बताया गया? आर्य की प्राचीन व्यवस्थाओं के बारे में बताया कि कैसे उनकी शासन प्रणाली चलती थी। ऋग्वेद में 10 मंडल जो होते हैं, जिसमें 3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरे मंडल में सूर्य देवता समर्पित गायत्री मंत्र। 9वें मंडल में आपका सोम देवता के बारे में बताया गया है। 10वें में 4 वर्णों के बारे में बताया गया है। इंद्र के 250 और अग्नि के कितने? 200 ऋचाएँ या फिर मंत्र बोल सकते हैं, बताया गया ऋग्वेद में। वामन अवतार के 3 पग, कितने? 3 पग का उल्लेख ऋग्वेद से ही मिलता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये सब समझ में आ गया होगा। मैं कोशिश किया हूँ कि यहीं भी आपको याद करा दूँ काफ़ी 50-60%, बाकी आपने कुछ पहले से पढ़ा भी होगा, तो अब बहुत आसानी हो जाएगी आपको याद करने के लिए। तो देख सकते हैं कि जो हमारा सफ़र है कौन सा है? लक्ष्य का सफ़र है, लक्ष्य तक पहुँचाना का सफ़र है। आपका और मेरा दोनों मिल के इसको पूरा कर सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ मेरे चाहने से या फिर सिर्फ नहीं, आपके चाहने से तो हो सकता है, लेकिन सिर्फ मेरे चाहने से नहीं आप हो पाएगा अगर आप नहीं चाहेंगे तो। पर अगर आप चाह रहे हैं, अगर मैं ना चाहूँ तो भी कर सकते हैं, क्योंकि सेल्फ स्टडी से बढ़िया और किताब से बढ़िया कोई होता नहीं है। बस एक रिवीजन कराने के लिए हम पढ़ा देते हैं, ताकि आपको कुछ पॉइंट अगर छूट रहे हैं या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उससे क्या कर देंगे? कवर कर सकते हैं सब चीज़ें इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आया होगा आपको।
काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो बस क्या करना है आपको, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ऐसे इतिहास का अगला वीडियो ही आएगा, क्योंकि उसमें जो अब लूसेंट और स्पीडी को मिला के बनाना है, तो स्पीडी से कुछ पॉइंट लिया जाता है, कुछ काफ़ी मतलब लूसेंट जो है आपका, मतलब उसी में से काफ़ी कुछ पॉइंट्स आपको स्पीडी में मिलता है देखने को, तो वही मिलता जुलता रहता है। तो बस अब उसका जो है, अब इसके आगे वाले जो होंगे आपके वैदिक सभ्यता, ये सब पढ़ाया जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता। तो बस अब ये सब चलेगा आपका। आप लोग क्या करें, अच्छे से तैयारी करते रहिए, बाकी मॉक लगाते रहेंगे, उसमें अपना स्कोर देखते रहिए कैसे इंप्रूव हो रहा है, कहाँ क्या गड़बड़ हो रहा है। अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो उसको क्या करिए, एक बार एनालिसिस करिए कि हाँ इस वाले टॉपिक में मुझे दिक्कत आ रही है, बार बार फंस जा रहा है क्वेश्चन, या फिर आ रहा है तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। इस तरह का कोशिश जो है करते रहिए, ताकि आपको जो है एक आइडिया मिलता रहे कैसे मुझे टैकल करना है क्वेश्चंस को, और कितने टाइम में किस क्वेश्चन को देना है। चलिए फिर मिलते हैं तब से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।